शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज 16 जनवरी 2024 है और दिन है मंगलवार। कल मकर संक्रांति थी, इसलिए कल वाला जो न्यूज़पेपर आज छापते हैं ना द हिंदू, वो नहीं छपा है। आज के दिन ये समझ लीजिए हॉलीडे है द हिंदू का। इसलिए आज के जो प्रमुख एडिटोरियल्स हैं वो हम टाइम्स ऑफ इंडिया के देखने वाले हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ हम देखेंगे वो ज़्यादातर द हिंदू की ही रहने वाली है। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये रेड सी से होने वाले ट्रेड से रिलेटेड है। कल परसों में हमने रेड सी का मैप देखा था। हमने ये भी देखा है कि स्वेज नहर जब से चालू हुई है तभी से लेकर के पूरे साउथ अफ्रीका का चक्कर हमको नहीं लगाना पड़ता है। पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, तब जा कर के हम कहाँ पहुँच पाते थे, यूरोप पहुँच पाते थे। पहले ऐसा पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। अब ये पूरा चक्कर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सीधे सीधे ऐसे स्वेज नहर होते हुए यूरोप जा सकते हैं। मतलब यूरोप से माल हमारे इधर आ सकता है और हमारा माल यूरोप जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, हाउदी जो विद्रोही हैं वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगे हैं। इसी के जवाब में अमेरिका ने भी कुछ अटैक किया है, ठीक है, उनके ठिकानों पर। इसके जवाब में फिर से हाउदी विद्रोहियों ने अभी अमेरिका का जो शिप था ना उसको मिसाइल से उड़ा दिया है। अब राइटर का कहना है कि अमेरिका इस प्रकार से अटैक करके ये सिद्ध नहीं कर सकता है कि यहाँ पर ये हाउदी लोग पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं या फिर आने वाले टाइम में ये कभी आवाजाही को प्रभावित नहीं करेंगे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यूएस लीड स्ट्राइक जो हो रहे हैं ये हाउदी के अटैक को नहीं रोक सकते हैं। जहाज में ये लोग जो अटैक करते हैं, माल को लूटते हैं ना, इस चीज़ को अमेरिका नहीं रोक सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रिपेयर होना चाहिए कि आप इस ट्रेड डिसरप्शंस से कैसे करके निकल सकते हैं। हमारे यहाँ जो लो वैल्यू वाले हाई वैल्यू वाले एक्सपोर्ट हैं, साथ ही साथ में जो क्रिटिकल इम्पोर्टेड पार्ट ऑफ पार्ट्स हैं फैक्ट्रीज़ के लिए, साथ ही साथ में हम रसिया से ऑयल मंगाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो क्रिटिकल कमोडिटीज़ हैं ना, ये अभी रिस्क में चल रही हैं। इसके अलावा बोला जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसिडर करना चाहिए सब्सिडाइजिंग हायर फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। तो इंडिया को क्या कंसिडर करना पड़ सकता है, हो सकता है कि हमारी जो माल की ढुलाई है वो महंगी पड़ जाए और इसी के चलते चलते बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना हमारे देश में महंगी हो सकती हैं। साथ ही साथ में इंश्योरेंस का भी कॉस्ट इंडिया को पैड करना पड़ेगा। शुरुआत यहीं पर होती है बाब अल मंडेब स्ट्रेट से। इसको क्या है ना, हम गेट ऑफ टीयर्स बोलते हैं इन अरेबिक। क्या नाम से जाना जाता है इसको? इसको जाना जाता है गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक। अब ये वाला जो रूट है, यहाँ पर जिस चीज़ का उल्लेख किया जा रहा है बाब अल मंडेब स्ट्रेट का, बाब अल मंडेब जो जल संधि है, इसके मैप को यदि हम देखें, रेड सी में यदि हमें एंटर करना है तो बाब अल मंडेब से होते हुए हमें गुजरना पड़ेगा। शुरू में गल्फ ऑफ अडेन पड़ेगा, इसके बाद बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, फिर रेड सी है, और रेड सी के आगे लेफ्ट हैंड की जो यहाँ पर शाखा आप देख रहे हैं ना, यही वाली शाखा को आगे हमने स्वेज कैनाल के रूप में मेडिटेरियन सी से जोड़ दिया है और यहीं से ट्रेड होता है। अब तो जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, इसका जो नाम है गेट ऑफ टीयर्स इन अरेबिक, ये एक काफ़ी वाइटर ट्रेड लिंक माना जाता है मेडिटेरियन सागर एंड इंडियन ओशियन के बीच में। और सी के माध्यम से, रेड सी के माध्यम से, स्वेज कैनाल के माध्यम से ये ट्रेड होता है। मतलब यदि हमको इस वाले हिस्से से, ये जो इंडियन ओशियन वाला हिस्सा है, यहाँ से इस प्रकार से जाना है, तो ये वाली जो स्ट्रेट है, जल संधि है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। बोला जाता है कि मात्र 26 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और ये स्लिमेस्ट माना जाता है। एंड वास्तव में यहाँ से जो लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको उनके आंसू निकालने का ये काम करती है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। इन लोगों को ड्रोन को फेस करना पड़ सकता है, मिसाइल्स का को फेस करना पड़ सकता है, और ये सारी चीज़ें की जाती हैं हाउदी रेबल्स के द्वारा।
और ऐसा माना जाता है कि ये जो हाउदी लोग हैं ना, ये हाउदी लोग ईरान द्वारा समर्थित हैं। ईरान इनका समर्थन करता है, ऐसा बोला जाता है। आगे राइटर का कहना है, देखिए 12 जनवरी को अमेरिका एंड इसके जो एलाइज थे ना, लगभग इनको फेस करना पड़ा था 60 हाउदी लिंक्ड साइट्स का यमन में। वहीं यदि हम देखें, ये जो सपोर्ट रहा है हाउदीस के लिए, यमन की जो कैपिटल सना है, ये इंडिकेट करती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसरप्शंस है ना, ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। अटैक के चलते चलते क्या हो रहा है, जो शिपिंग कंपनीज है ना, आज के समय में जो लंबा वाला रास्ता है केप ऑफ गुड होप वाला, जो कि यूरोप जाता है, यहाँ से होते हुए गुजर रहे हैं, पूरा अफ्रीका को घूमते हुए इनको जाना पड़ जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे लगभग 4,000 से लेकर के 5,000 नॉटिकल मील्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं उनकी जर्नी में, एंड एक्स्ट्रा 15 से 20 दिन का ट्रेवल हो जाता। साथ ही साथ में दिन ज़्यादा लग रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा और माल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है, और जो डिलीवरी है सामान की उसमें डिले हो रहा है। आगे राइटर का कहना है कि इंडिया एंड सेवरल जो यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज हैं, ये तैयार हो गए हैं मेजर ट्रेड एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस के लिए। इस चीज़ के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। वहीं यदि हम रेड सी स्वेज कैनाल रूट की बात करें, तो लगभग 12% ग्लोबल ट्रेड यहीं से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, लाल सागर होते हुए, स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरियन सागर जहाज जाते हैं। एंड 20% ऑफ इंडियाज 1.1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज ट्रेड, इंडिया का 20% हिस्सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कहाँ से हो रहा है, इसी रास्ते से हो रहा है। इसके अलावा ये जो रास्ता है काफ़ी फास्टेस्ट सी रूट माना जाता है, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को यूरोप के साथ में, यूएस ईस्ट कोस्ट के साथ में, एंड सम वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका नेशंस के साथ में भी हम यहाँ से कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे कि इरिट्रिया माल भेजना है, डिजिबूती भेजना है, इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट भेजना है, यूरोप भेजना है, अमेरिका का कुछ पास वाला हिस्सा भेजना है, तो यहाँ पर भी हम माल की भेजाई करते हैं। और अतिरिक्त में देखा जाए, ये एक मेन वे माना जाता है इंडिया के इंपोर्ट क्रूड ऑयल का। रसिया से भी हम जो माल खरीदते हैं ना, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, वो यहीं से मंगवाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि ये रास्ता जल्दी से ही फ्री नहीं हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना हमको करना पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है ऑलरेडी फिर सरकार बढ़ाने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आखिर ये हाउदीस लोग हैं क्यों टारगेट कर रहे हैं इन शिप्स का। हाउदी लोगों का कहना है कि जो भी जहाज़ इजराइल के पोर्ट की तरफ जाएगा, हम उसको टारगेट करेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि गाजा को फूड एंड मेडिसिन नहीं मिल जाती है। तो इजराइल कोई जहाज़ जाने वाला नहीं है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि देखा जाए, ज़्यादातर जो शिप में उन्होंने अटैक किया है ना, ये इजराइल की तरफ इनका हेड नहीं रहा है, और ना ही इजराइल के ये आउन है या फिर इजराइल इनका मालिक है। तो देखा जाए ना, तो ये जो हाउदी लोग हैं ना, टारगेट कर रहे हैं एक की ट्रेड रूट का, ताकि वो गेन कर सकें लिवरेज इन देयर फाइट अगेंस्ट येमेनी गवर्नमेंट। मतलब कि येमेनी जो सरकार है, इससे लड़ाई ये लड़ना चाहते हैं, ठीक है, और रूट में ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते चलते अटैक हमको देखने को मिल रहा है। और जो सऊदी लेड कोएलिशन है ना, यही इनका दुश्मन है। दिसंबर के महीने में बोला जाता है कि उन्होंने अटैक किया था शिप्स में फ्रॉम 35 कंट्रीज के शिप्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया है ड्रोन एंड मिसाइल के माध्यम से, पार्शियली एज ए रिएक्शन टू इजरायली एक्शन इन गाजा। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इजराइल ने जो गाजा में हमला किया है ना, तो उसका बदला लेने की ये लोग ये ऐसे अटैक किए हैं। कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है, इसको हम देखते हैं एज ए स्ट्रेटजी बाय ग्रुप्स ईरान सपोर्टर्स। इस प्रकार का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये जो ईरान सपोर्टर्स लोग हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटजी के तौर पर ये
काम कर रहा है। इसमें इंक्लूड्स है डाइवर्टिंग इजराइल एंड यूएस अटेंशन एंड रिसोर्सेस एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन दिस कन्फ्लिक्ट। एक चीज़ ये भी हो सकता है, ये लोग हमला इसलिए कर रहे हैं ताकि इजराइल और अमेरिका का जो अटेंशन है ना गाजा से इधर कर सकें। इधर करने का मतलब ये है अब इनका जो रुपया पैसा है ना वो इधर खर्चा होगा, उधर ना खर्चा हो करके। एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है। आगे बात करी जाती है कि इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है यदि ऐसा होता है, तो मतलब इंडिया का जो ट्रेड है वो कितना ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना ये इसने इंक्रीज कर दिया है शिपिंग की कॉस्ट को 40 से लेकर के 60% तक। अभी भी पेट्रोल यदि 100 रुपया में ही मिल रहा है, सरकार ने नहीं बढ़ाई है तो ये अच्छी बात है, लेकिन रेट बढ़ सकता है, ये चीज़ क्लियर है। वहीं यदि हम बात करें 20 फीट कंटेनर को हम यूरोप भेजना चाह रहे हैं एंड यूएस भेजना चाह रहे हैं, हैव राइजन शार्पली फ्रॉम एन एवरेज ऑफ $500 बिफोर क्राइसिस टू $2000। पहले $500 में पड़ता था ये, आज के समय में ये $2000 में पड़ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। साथ ही साथ में ये जो फ्रेट रेट्स है ना टू शिप ए कंटेनर टू सऊदी अरबिया हैव डबल्ड फ्रॉम 700 से लेकर के 1500। साथ ही साथ में जो माल की ढुलाई का रेट रहा है किसी भी शिप के लिए, एक कंटेनर की कीमत बताया जा रहा है, ठीक है। तो सऊदी अरबिया से लाना है माल या लेके जाना है तो 700 से ये $1500 हो चुका है। साथ ही साथ में जो इंडियन शिपमेंट्स है सऊदी अरबिया के लिए, यमन के लिए, इजिप्ट के लिए, विच आर जियोग्राफिकली क्लोजर, हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड कॉस्ट गिवन द लॉन्गर शिपिंग रूट नीडेड। बोला जा रहा है कि जो हमें इस रास्ते से कितने पास में पड़ते थे यमन, इजिप्ट, आज के समय में यहाँ पर भी हमें कॉस्ट बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जो कि गवर्नमेंट की इंश्योरेंस एजेंसी मानी जाती है एक्सपोर्टर के लिए, ठीक है। ये कवर कर सकती हैं एडिशनल शिपिंग कॉस्ट को फॉर गुड्स करेंटली अंडर ट्रांजिट। करेंटली अभी हाल फिलहाल में जो माल वो भेज रही है ना उसमें वो एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट ले सकती है, ठीक है। इफ़ एक्सपोर्टर हैव इंश्योर्ड थ्रू देम, यदि हो सकता है कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है तो पैसा वो लोग ज़्यादा ले सकते हैं। आगे देखा जाए, देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लो वैल्यू हम बोल सकते हैं एंड हाई वॉल्यूम गुड्स। लो वैल्यू हाई वॉल्यूम गुड्स की यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, इंडियन केमिकल्स है, प्लास्टिक है, पेट्रोकेमिकल है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं यूरोपियन मार्केट में। ये लो वैल्यू वाली चीज़ें होती हैं लेकिन हाई वॉल्यूम के ये प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका होता है, ज़्यादा मात्रा में हम इनका एक्सपोर्ट करते हैं एट थिन प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ पर उतना ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रहता है कमाई का। तो बोला जा रहा है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है इन कंपनियों को कि आप एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट को बियर कर सकें। हाई वैल्यू की बात करें, लो वॉल्यूम की बात करें एंड हाई मार्जिन आइटम लाइक डायमंड, ज्वेलरी एंड मेडिसिन कैन बी शिप्ड बाय एयर। अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कम मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इनको तो हम एयर के माध्यम से भेज सकते हैं, जैसे कि डायमंड, ज्वेलरी एंड मेडिसिन की हम बात करते हैं। आगे राइटर का कहना है कि टाइम सेंसिटिव एक्सपोर्ट। अब कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि टाइम को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हैं, जैसे कि हमें बासमती राइस का एक्सपोर्ट करना है, ये भी प्रभावित हो सकता है क्वालिटी डिग्रेडेशन को फ्रॉम लॉन्गर ट्रांजिट टाइम एंड हायर फ्रेट। मुझे बासमती राइस यदि भेजना है तो एक तो लंबा समय लगेगा, क्वालिटी डाउन हो सकती, साथ ही साथ में हायर फ्रेट पड़ सकता है, माल की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में बोला जा रहा है कि जो डिले है ना ये टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए भी
प्रभावित कर सकती है। तो ऐसे में टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वाले लोग क्या काम करने वाले हैं, बोलेंगे कि हम एयर कार्गो का इस्तेमाल करेंगे स्पेशली फॉर सीजनल फैशंस आइटम एंड टू अवॉइड मिसिंग सेल्स अपॉर्चुनिटी ओवर द लेट डिलीवरी। अब जैसे ठंडी के कपड़े मंगवाना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, अब जहाज़ से लंबा टाइम लग जाएगा तो क्या काम करना पड़ेगा, एयर कार्गो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ में राइटर का बोलना है जो इंडियन एक्सपोर्टर है ये क्या काम कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ देयर कंसाइनमेंट दैट रिक्वायर ट्रांजिट वाया रेड सी। एक काम करते हैं, हम हमारे माल की जो एक्सपोर्ट है ना उसको रेड सी के माध्यम से नहीं भेजते, उसको वापस बुला लेते हैं। लेकिन देखा जाए ना, यदि कोई बायर है, इन्वेंट्री लेवल में चल रहा है वो, ठीक है, मतलब जिसने शुरू शुरू में बिजनेस किया है उसको माल अर्जेंटली चाहिए, तो वो चीज़ भी प्रभावित हो सकती है। आगे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है ऑयल का इंपोर्ट है। भारत बाहर से क्रूड ऑयल खरीदता है, उसको संशोधित करता है, इसके बाद उसे बहुत सारी चीज़ें बना करके बेचता है। हम तेल खरीदते हैं इराक, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड कुवैत से। ये लोग 55% हिस्से की सप्लाई करते हैं इंडिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट का। हम कहाँ कहाँ से माल मंगवा रहे हैं कच्चा वाला, इराक, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड कुवैत से। ठीक है, हालांकि ये जो चीज़ें हैं अनअफेक्टेड हो सकती हैं एज दे कैन यूज़ ऑब्स्ट्रक्शन फ्री पर्सियन गल्फ। हम किसका सहारा ले सकते हैं, हम जो माल है पर्सियन गल्फ से मंगवा सकते हैं। यहाँ पर उतना ज़्यादा कहना चाहिए चीज़ें प्रभावित नहीं होने वाली हैं। फिर भी देखा जाए यदि हमें माल रसिया से मंगाना है, हमें कच्चा तेल रसिया से खरीदना है विच सप्लाइज 1/3 ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल, जो कि हमें 1/3 ऑयल की सप्लाई कर रहा है, ये बहुत बुरी तरह से इम्पेक्टेड हो सकता है एज दे रिलाई ऑन द कन्फ्लिक्टेड स्वेज कैनाल रूट। क्योंकि हम रसिया से जो माल मंगवाते हैं ना वो स्वेज कैनाल से ही होते हुए मंगवाते हैं। इंडिया की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि इंडियन जो कंपनी है वो अपना दाम ना बढ़ाए, इसके लिए सरकार क्या काम कर सकती है, उनको बोलेगी ये लो 100 रुपया आप हमसे ले लो, लेकिन आप ग्राहकों से 100 रुपया मत लेना। तो ये क्या है, सब्सिडाइज कर सकती है पार्ट ऑफ इंडियन फर्म्स एडिशनल फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपोर्ट्स फॉर क्रिटिकल प्रोडक्ट। मतलब आपको जो माल का दाम बढ़ा हुआ लग रहा है ना, माल ढुलाई में ज़्यादा पैसा लग रहा है, इंश्योरेंस बढ़ गया है आप लोगों का, तो एक काम करिए हमसे आप ये 100 रुपये लग दीजिए। साथ ही साथ में हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि रसियन ऑयल को हम खरीद सकें द नॉन स्वेज कैनाल रूट से। मतलब थोड़ी सी बातें हमें रसिया से भी करना पड़ जाएगा। साथ ही साथ में हमें इन्हेंस करने की ज़रूरत है इकोनॉमिक कोऑपरेशन विथ ऑल वेस्ट एशियन कंट्रीज़। जितनी भी पश्चिमी एशियन कंट्रीज़ हैं ना उनके साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगला जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो है इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन शिप्स इन रेड सी। रेड सी में जितने भी इंडियन शिप्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए जो इफ़ेक्टिवनेस है ना वो लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल एंड नॉट इंडियन शिपिंग फर्म ट्रांसपोर्ट मोस्ट इंडियन कार्गो। क्योंकि ग्लोबली देखा जाए ज़्यादातर माल की ढुलाई हमारे इंडियन कार्गो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा ह्यूमैनिटेरियन एड टू यमन। दिस विल ओपन न्यू एवेन्यू फॉर द एंगेजमेंट। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में जयशंकर की तरफ से जो विज़िट की गई है, ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है, लेकिन न्यू दिल्ली का जो की इंटरेस्ट है इन वेस्ट एशिया डू नॉट नाउ इंक्लूड तेहरान। लेकिन नई दिल्ली का जो की इंटरेस्ट रहे हैं अभी वेस्ट एशिया में, उसमें हमने तेहरान को इंक्लूड नहीं करे हैं, ऐसा राइटर का कहना है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए ना तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ईरानियन लीडरशिप के साथ में बातचीत करते हुए हमें देखने को मिले हैं।
जो कि इंडिकेट करता है कि हमारी ये इच्छा है कि हम रिवाइव करें इंडियन इंटरेस्ट को इस्लामिक रिपब्लिक के साथ में। तो जयशंकर ने अपनी जो यात्रा है चालू करी थी ईरानियन मीटिंग इन्होंने किया था ईरानियन रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ में, जहां पर जो डिस्कशन चल रहा था वो लगभग चाबहार पोर्ट एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर के ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना है उसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो फोकस है हम फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन की तरफ में बढ़ाना चाहते हैं। फिर भी देखा जाए कमिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हाउ दी डिसरप्शंस टू रेड सी शिपिंग, अभी फिर क्या हो गया है कि ये जो हाउदी लोग हैं बोला जाता है कि इनको सपोर्ट करता है ईरान। हाउदी लोग रेड सी में माल की आवाजाही को रोक रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। तो न्यू दिल्ली तेहरान टाइज हैव ऑलरेडी एंटर्ड ट्रिकी वाटर्स। तो कुल मिलाकर के अब दोनों के जो संबंध हैं कहाँ पर चले गए हैं, इस मुद्दे की तरफ में आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्राइस रही थी ना, उसमें थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिला था। मतलब ऑयल इंपोर्ट हमने जीरो कर दिए थे। कब? जब यूएस और ईरान की रिलेशनशिप बिगड़ा था। ईरान ने यूएस ने अपने आप को पीछे खींच लिया था ईरान न्यूक्लियर ड्रील के साथ में, एंड फिर से रीइम्पोज कर दिया था फुल राफ्ट ऑफ सैंक्शन अगेंस्ट तेहरान। फिर से उसने सैंक्शन लगाना चालू कर दिया था ईरान के ऊपर में। तभी से फिर इंडिया भी थोड़ा सा पीछे हो गया, अमेरिका पीछे हुआ तो इंडिया भी अपने आप को पीछे कर लिया। अब ये जो चाबहार पोर्ट है, इंडिया कह रहा है कि हम इसको डेवलप करेंगे। पाकिस्तान में चाइना डेवलप कर रहा है ग्वादर पोर्ट को। दोनों के बीच में मात्र 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आगे बोला जा रहा है कि चाइना की जो प्रेजेंस है ना वो एक्सपांड होते जा रही है तेजी के साथ में। देखिए, जब इंडिया ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया ईरान के साथ में ना, तो हमारा जो चाबहार पोर्ट का जो कामकाज था ना वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। हालांकि अमेरिका ने ये नहीं बोला था कि चाबहार पोर्ट का काम आप बंद कर दो, फिर भी इंडिया अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा काम किया था। चाइना का जो प्रेजेंस है ना इस एरिया में बढ़ते जा रहा है। चाइना ने तेज कर दिया है इसके रिलेशनशिप को ईरान के साथ में बाय इंकिंग ए 25 ईयर कंप्रहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उन्होंने साइन किया है 25 साल का कंप्रहेंसिव कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है चाइना जो है खरीद रहा है ईरान से तेल, यूएस सैंक्शन लगने के बावजूद भी। ये जो एक नई सिनर्जी है बीजिंग एंड तेहरान के बीच में ना, इसने क्रिएट किया है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्स्टेकल नई दिल्ली ईरान संबंधों के बीच में। अफगान रिकैलिब्रेशन को लेकर के यदि हम देखें, अब यूएस ने विथड्रॉल कर लिया है अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की। दैट लेफ्ट इंडिया इन ए टाइट स्पॉट। यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो गई। ठीक है, New Delhi had banked on a modus vivendi between Washington and Tehran to protect its Afghan strategic interest। अब फिर से भारत यहाँ पर फंस गया है बीच में। किस किस के बीच में? अमेरिका और ईरान के बीच में, यदि वो अपने अफगान इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो। अगला जो मुद्दा यहाँ पर उठाया जाता है वो अरब इजरायली ऑर्बिट को लेकर के है। अरब इजराइल जो रिलेशनशिप रही है वो उसमें सुधार आया है, तो ये भारत के लिए अच्छा है। ठीक इसी प्रकार से इंडिया की जो रिलेशनशिप रही है गल्फ अरब नेशंस के साथ में, ये भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। क्योंकि कुछ अरब जो नेशंस है ना वो अपनी रिलेशनशिप इजराइल के साथ में नॉर्मल कर रहे हैं, और इजराइल के साथ में काफ़ी अच्छी रिलेशन है कि इंडियन ट्रेड पार्टनर माना जाता है इजराइल। ये जो ट्रेंड है ना इसने काफ़ी मजबूत किया है हमारी रिलेशनशिप को। कुछ कुछ प्लेटफार्म है जैसे कि I2U2 इंडिया इजराइल यूएस एंड यूएई फर्दर अलाइन न्यू दिल्लीज इंटरेस्ट विथ सुन्नी अरब वेस्ट एशिया। I2U2 जैसे जो ग्रुप है, जैसे इंडिया है, इजराइल है, यूएस है, यूएई है,
ये ग्रुप भी इंडिया को गल्फ कंट्रीज़ के साथ में, गल्फ अरब सुन्नी वेस्ट एशियन के साथ में जोड़ने का काम करता है। अब जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको हम कैसे करके नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया को इसलिए बोला जाता है कि अब इंडिया ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में फंस चुका है। एक तरफ इजराइल एंड द यूएस इजराइल अरब पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ जो है ईरान है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ है यूएस इजराइल अरब पार्टनरशिप है। और ईरान में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ईरान से हम तेल भी खरीदते हैं, इसलिए इंडिया बीच में फंस जाता है। हालांकि चाइना ने मीडिएशन का काम किया था सऊदी ईरान डील का लास्ट ईयर ही, लेकिन जो गाजा में फिर से युद्ध हुआ है ना, तो जो सिचुएशन है हाउदीज के साथ में, सो द टू वेस्ट एशिया राइवल रिमेन फार अपार्ट। जो बातचीत रही थी वो कोई काम की नहीं रह जाती है। इसके बाद कुछ कुछ न्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो रामलला की मूर्ति है इसकी जो स्कल्पचरिंग का काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये थोड़ा सा हमारे लिए जानने वाली बात है। तो देखिए, इस बार जो रामलला की भगवान श्री राम की मूर्ति है उसके स्कल्पचरिंग का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मैसूर के अरुण योगीराज के द्वारा ये काम किया जाएगा। इनको सिलेक्टेड किया गया है कि आप रामलला के टेम्पल में आपके हाथों से बनाई गई मूर्ति ही स्थापित करी जाएगी। तो राम टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठा है ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 22 जनवरी को, और यहाँ पर भगवान श्री राम की जो मूर्ति है योगीराज के द्वारा बनाई जाएगी। मैसूर बेस्ड अरुण योगीराज को सिलेक्ट किया गया है कि आप इंस्टॉलेशन करिए राम टेम्पल अयोध्या में रामलला की मूर्ति। साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है जो करंट आइडल है भगवान श्री राम की, जो कि पिछले 70 सालों से पूजी जा रही है, इसको भी सेंक्टम सेंक्टोरम में रखा जाएगा नए टेम्पल के। सेंक्टम सेंक्टोरम हम किसको बोलते हैं, जो मंदिर का गर्भगृह होता है ना, उसको बोला जाता है। अब इसमें एक बात ये भी है कि इसको जो है ना एकदम पुराने ऐतिहासिक तौर पर बनाया जाता है, जैसे कि नॉर्थ में हमारी नागर शैली चला करती थी, तो नागर शैली के हिसाब से ही इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए, मूर्ति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। इसका निर्माण किया जाएगा स्टोन से, एंड लगभग असेसमेंट जो लगाया जा रहा है कि इसका जो वज़न रहेगा लगभग 150 से लेकर के 200 किलो होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। एक और चीज़ यहाँ पर है, जो मुहूर्त रहेगा इस सेरेमनी का वो डिसाइड किया जाएगा वाराणसी पर आधारित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ जो पीपुल हैं काशी के अयोध्या के उनको अच्छी तरह से जानते हैं और उनको सम्मानित भी करते हैं। मिस्टर राय का कहना है कि जो कंप्लीट प्रोसेस है कर्मकांड विधि का फॉर द सेक्रेट सेरेमनी विल बी लेड बाय लक्ष्मीकांत दीक्षित ऑफ वाराणसी। कर्मकांड विधि के लिए किसको बुलाया जा रहा है, लक्ष्मीकांत दीक्षित, ये वाराणसी के रहने वाले हैं। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर राम टेम्पल के बारे में ये भी दी जा रही है, जैसे कि जो राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये ट्रेडिशनल जो नागर स्टाइल है इसमें बनाया जाएगा, एंड 380 फीट इसकी लंबाई रहेगी। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 250 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी, एंड 161 फीट इसकी हाइट रहने वाली है। राय का कहना है, मतलब पहले उन्होंने ये जानकारी दिया था, ईच फ्लोर ऑफ द टेम्पल विल बी 20 फीट हाई एंड हैव ए टोटल ऑफ 392 पिलर एंड 44 गेट। तो 44 गेट रहेंगे, 392 पिलर रहेंगे। देखिए, हाल फिलहाल में देखा जाए मिस्टर राय की तरफ से, मिस्टर राय सेड गिफ्ट्स आर कमिंग फ्रॉम मैनी प्लेसेस। गिफ्ट बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है माता सीता की मैटरनल होम जनकपुर नेपाल से वाटर आ रहा है मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, संगम और प्रयागराज।
नर्मदा, गोदावरी, नासिक एंड गोकर्ण among other places. इसके बाद वाली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं ये भारत और रसिया के रिलेशनशिप को बताता है। तो यहाँ पर हम इंडिया और रसिया की रिलेशनशिप की चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में डिस्कशन हुआ है ग्लोबल इशू जो अभी चल रहे हैं उनके ऊपर, एंड एश्योर्स इंडिया सपोर्ट फॉर रसियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स। बोला जा रहा है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रसिया करेगा तो इसके लिए इंडिया की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो एंड मिस्टर पुतिन आल्सो एग्री टू चाक आउट ए रोड मैप फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव। फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए जो रोड मैप है वो हम तैयार करेंगे दोनों मिलकर के, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। तो फ्यूचर इनिशिएटिव लाई जाने वाली हैं ताकि फ्यूचर हमारा स्ट्रेंथन हो सके। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होने वाली है दोनों नेशंस के बीच में। तो 2024 की जो प्रेसिडेंसी होने वाली है वो रसिया की तरफ से रहेगी ब्रिक्स की 2024 में। लास्ट मंथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी विजिट किया था रसिया का, जहां पर दोनों कंट्री ने डिसाइड किया था कि हम मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन को तेज करेंगे। इसमें इंक्लूडिंग है कि मॉडर्न वीपनरी का निर्माण किया जाएगा। तो दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी काफ़ी अच्छी रही थी, एंड हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव डेवलपमेंट में हमारे जो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर। एंड दोनों देशों ने एग्रीमेंट कर लिया था कि हम जो है फ्यूचर इनिशिएटिव के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। साथ ही साथ में हाल फिलहाल में मिस्टर मोदी एंड मिस्टर पुतिन ने रिव्यू किया था कुछ बहुत सारे जो अभी इशू चल रहे हैं बायलैटरल कोऑपरेशन को लेकर के, इनके ऊपर कितनी प्रोग्रेस हो पा रही है, एंड रिसेंट हाई लेवल जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसके भी ऊपर चर्चा करी गई थी। अब मिस्टर जयशंकर और मिस्टर लावरोव के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो हाल फिलहाल में इंटरनेशनल सिचुएशन चल रही है एंड कंटेम्प्रेरी जो इशू चल रहे हैं, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समसामयिक करंट के जो इशूज़ हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, गाजा सिचुएशन, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, ब्रिक्स, SCO, G20 एंड यूनाइटेड नेशंस के ऊपर चर्चा हुई थी। साथ ही साथ में टेक्निकल कोऑपरेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी मॉडर्न वीपनरी का, इस बात पर भी चर्चा हुई थी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये भारत और अर्जेंटीना की रिलेशनशिप को बताती है। बोला जा रहा है कि इंडिया 200 करोड़ रुपया का निवेश करने वाला है ताकि लिथियम के ब्लॉक अर्जेंटीना में हम डेवलप कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें। अर्जेंटीना जो है लिथियम ट्रायंगल का एक हिस्सा है, इसके साथ में चिली एंड बोलीविया भी शामिल है, विथ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लिथियम रिसोर्सेज। यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा लिथियम का रिसोर्सेज मौजूद है। लिथियम का प्रयोग हम जानते हैं कि आज के समय में जो बैटरी बन रही हैं इनमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लिथियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया जो है 200 करोड़ रुपया लगाने वाला है ताकि एक्सप्लोर कर सके, डेवलप कर सके 5 लिथियम माइंस को, और ये माइंस हैं अर्जेंटीना में, ऐसा सरकार का कहना है। लिथियम एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए। एक फंडामेंटल कंपोनेंट माना जाता है लिथियम आयन बैटरीज के लिए, जो कि पावर देती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को। इसलिए लिथियम इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे देश में लिथियम का उतना ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, तो हम दूसरे देशों की तरफ में देख रहे हैं। एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड एंड, जो कि स्टेट आउंड जॉइंट वेंचर है, ठीक है। इसका निर्माण किया गया था ताकि जो मिनरल्स ओवरसीज़ हैं, मतलब
विदेशों में मिनरल्स को कैसे करके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ में कैटामार्का मिनेरा वाई इनर्जिटिका सोसाइडेड डेल एस्टेडो दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया था। एक गवर्नमेंट आउंड माइनिंग एंड एनर्जी कॉरपोरेशन मानी जाती है कैटामार्का प्रोविंस ऑफ अर्जेंटीना में। काबिल जो है, काबिल हमारे देश की कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये प्रिपेयर कर रही है कि भाई जो है हम एक ब्रांच ऑफिस खोलें कैटामार्का अर्जेंटीना में, और प्रोजेक्ट की जो लगभग कीमत है वो 200 करोड़ की है। काबिल जो कंपनी है वो स्टार्ट कर देगी एक्सप्लोरेशन का काम, डेवलपमेंट का काम। 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक, इनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, पांचों के आप नाम देख सकते हैं। एरिया लगभग 15,703 हेक्टेयर का रहेगा, और इनकी जो लोकेशन है कटामार्का प्रोविंस ऑफ अर्जेंटीना में पड़ जाती है। तो दो कंपनियों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, काबिल एंड कामेन के बीच में, ठीक है। हाल फिलहाल में देखा जाए फरवरी के महीना में लास्ट ईयर हमने पहली लिथियम डिपॉजिट का पता लगाया था जम्मू एंड कश्मीर में। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 5.9 मिलियन टन यहाँ से हम लिथियम निकाल सकते हैं। जुलाई 2003 में इंडिया ने ट्वीक किया था, इंडिया ने बदलाव किया था इसके माइनिंग रूल्स में, और इसमें अलाउ कर दिया जा रहा है कि आप प्राइवेट कंपनियां भी माइनिंग सेक्टर में एंट्री कर सकती हैं। गवर्नमेंट हैड अर्लियर सेड काबिल हैज इन्विंस्ड इंटरेस्ट टू कोलैबोरेट विद अर्जेंटीना बेस्ड कामेन फॉर प्रोस्पेक्टिंग टू एरिया फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम इन द साउथ अमेरिकन कंट्रीज। काबिल के बारे में बोला जा रहा है कि ये जॉइंट वेंचर है। इसमें कौन कौन शामिल है? नाल्को है, एचसीएल, एमईसीएल शामिल है। इसका गठन किया गया था सन 2019 में फॉर सोर्सिंग स्ट्रेटेजिक मिनरल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट फ्रॉम ओवरसीज लोकेशन। बाहर से आप पता लगाइए, बाहर से आप माल लेकर के आइए, इसलिए एक कंपनी बनाई गई थी।